नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एबीपी गंगा देख रहे हैं, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मंगलवार को हरिद्वार में गंगा में मेडल विसर्जित करने गए खिलाड़ियों को समझा बुझाने के बाद मुजफ्फरनगर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने ऐलान किया कि 1 जून को मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक गांव सोरम में महापंचायत होगी। इसमें इस मामले में खाद चौधरियों में से सलाह मशवरा किया जाएगा और आगे की रणनीति पर मंथन होगा। नरेश टिकैत ने खिलाड़ियों को 5 दिन का वक्त दिया है और ऐसे में 5 दिन तक खिलाड़ी अपने घर पर ही रहने वाले हैं। मुजफ्फरनगर में भाकियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि पहलवानों का सर नहीं झुकने दिया जाएगा, पहलवानों का सम्मान बरकरार रहेगा। और ऐसे में आपको बता दें कि मंगलवार को नरेश टिकैत की बात मानकर पहलवान गंगा में मेडल विसर्जित किए बिना ही लौट आए। सभी पहलवान हरिद्वार से मुजफ्फरनगर राकेश टिकैत के घर पहुंचे। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया समेत सभी पहलवानों ने राकेश टिकैत के आवास पर किसान नेताओं और खाद चौधरियों के साथ चर्चा भी की। रणनीति क्या है, तो इनके साथ में जो ज्यादती हो रही, इनकी सुनाई नहीं हो रही। इन्होंने वहाँ से हरिद्वार में कहा कि भाई इसमें जो मेडल है ये विसर्जित करेंगे। तो हमें भी पता लगा, हमने कहा भाई मार तो नज़दीक है और इस तरह का बच्चे इस तरह का कदम उठा रहे, बड़ी बहुत गलत बात है। तो अमर चौधरी साहब भर गए, चौधरी साहब ने जोड़ी बनाई, कहने भाई ये इसमें घेर दो तुम जोड़ी में। खैर में किसी की नहीं मान रहे थे ये पहलवान, तो उन्होंने कहा भाई चलो ठीक है जी, वैसी बात है तो हम चल रहे आप लोगों के साथ में। उन्होंने बड़ा सम्मान रखा हमारा भी। इसमें तो सुलह 1 जून को मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में खाप पंचायत होगी। खाप पंचायत में पहलवानों के मुद्दे पर चर्चा होने वाली है। ऐसे में यूपी, हरियाणा, पंजाब के खाद चौधरी पंचायत में शामिल होंगे। और आपको बता दें कि भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत ने सरकार को 5 दिन का वक्त दिया है, यानी कि 5 दिन का समय यहाँ पर, और इन 5 दिनों में घर पर ही ये पहलवान रहने वाले हैं। तो हरिद्वार में गंगा में मेडल विसर्जित करने पहुंचे थे, जिसके बाद बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जो कि हरिद्वार पहुंचे थे, लेकिन नरेश टिकैत के समझाने के बाद और 5 समय का वक्त देने के बाद यहां पर वो अपने घर वापस लौट गए। ऐसे में जो पहलवान मेडल बहाने हरिद्वार गए थे वो बिना मेडल बहाए लौट आए। उन्हें किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने मना लिया। लेकिन बड़ा सवाल यह कि अब पहलवानों का अगला कदम क्या होने वाला। बूथ को मजबूत करेगी सपा, बदलेगी यूपी की हवा। केशव ने बोला हमला 24 में पूरा होगा, 23 का बदला। 24 में भाजपा को टक्कर दे। और आपको बताते हैं कि किन प्रदर्शनकारी पहलवानों के मेडल थे। बजरंग पुनिया किसी भी वर्ग में विश्व में नंबर 1 स्थान पाने वाले हैं। पहले भारतीय पहलवान, 3 वर्ल्ड चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता था। टोक्यो 2020 ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2018 में जकार्ता एशियन गेम्स में गोल्ड जीता था। ऐसे में कॉमनवेल्थ गेम्स 1 बार सिल्वर और 2 बार गोल्ड जीत चुके हैं। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भी गोल्ड जीत चुके हैं। ऐसे में 2014 इंचियोन एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था और एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। विनेश फोगाट की बात करें तो 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स से गोल्ड जीत चुके हैं। 2021 में एशियाई चैंपियन, 1 एशियाई खेल में स्वर्ण पदक। 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2 बार ओलंपिक में गए हैं और ऐसे में 2 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक भी जीत चुके हैं। साक्षी मलिक 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीत चुकी हैं। 2017 में एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर जीत चुकी हैं। 3 बार एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल भी जीत चुकी हैं। रियो 2016 ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में 1 बार ब्रॉन्ज और 1 बार गोल्ड जीत चुकी हैं। ओलंपिक कांस्य पदक की विजेता भी रही हैं। तो ये अहम मेडल्स हैं जो कि तीनों पहलवानों को मिले हैं और यही मेडल्स लेकर हरिद्वार में विसर्जित करने ये लोग पहुंच गए थे। सत्यव्रत कादियान की बात करें तो ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। एशियन चैंपियनशिप में 3 बार ब्रॉन्ज, 1 बार सिल्वर जीत चुके हैं। 2016 कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में गोल्ड जीत चुके हैं और अर्जुन अवार्ड के विजेता भी रहे हैं। मेडल बहाना था, सरकार पर निशाना था।
जारी रहेगा खिलाड़ियों का प्रदर्शन, नहीं हुआ मेडल का गंगा विसर्जन। खिलाड़ियों के प्रदर्शन से शुरू हुई जो लड़ाई हरिद्वार में मेडल बहाने पर आई थी, वो फिर से लौटकर दिल्ली पहुंच गई है, क्योंकि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया समेत तमाम खिलाड़ी अपने मेडल गंगा में बहाने के लिए हरिद्वार पहुंचे थे। वो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत के मनाने पर दिल्ली लौटने को तैयार हो गए। बच्चों ने ये मेडल जीत के इस भारत का नाम बढ़ा, तिरंगे का मान बढ़ा, और उन्हें इस तरह की बात जायज़ती करनी पड़ी। परसों तरसों किस तरह था 28 तारीख में किस तरह था उन्हें खींच के, और उनकी कितनी बेतुकी तौहीन हुई। क्या इस आजाद भारत में यही बात रहेगी, अपनी आवाज उठाने की भी नहीं बात? आज कहाँ गया प्रधानमंत्री जी का वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ? आज वो सब तार हो गई वो बात, वो जो उनका वो है वो सब तार हो रहा। तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहते। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने इन पहलवानों से बातचीत की है और इन पहलवानों को समझाया है, और पहलवान उनकी बात मान गए हैं। और उसके बाद जो हर की पैड़ी पर धरना चल रहा था, उस धरने को खत्म करके ये पहलवान वापस लौटते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि पुलिस के एक्शन से नाराज होकर पहलवानों ने हरिद्वार में मंगलवार शाम 6 बजे अपने सभी मेडल गंगा में विसर्जित करने की बात कही थी। सभी खिलाड़ी अपने मेडल लेकर हरिद्वार हद की पैड़ी पहुंचे भी, लेकिन वो मेडल बहाते उससे पहले नरेश टिकैत ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। हमने बच्चों के सामने झोली फैलाई, भाई इस तरह का तुम ये कदम न उठाओ, ये धरती लाल हो जाएगी, ये धरती लाल हो जाएगी। पूरे भारत का नाश का काम जोड़ रखा। इस तरह की बात नहीं, हम नहीं चाहते, हम कोई कदम ऐसा नहीं चाहते कहीं कोई तनाव बने, कुछ हो। बच्चों के भविष्य की बात है, बच्चों के मान सम्मान की बात है। करीब 2 घंटे तक चले इस घटनाक्रम को लेकर दिल्ली से उत्तराखंड तक सियासी पारा चढ़ता रहा। इस दौरान कई खिलाड़ियों के आंखों में आंसू भी दिखे। देश के नाम पे लिए जाते हैं, जब लिखा जाता है कि भारत को इतने मेडल्स मिले, ये देश का गौरव है। मेडल ने क्या बिगाड़ा था कि उसको गंगा में बहा के और नष्ट कर दिया जाए? पहलवानों ने हमारे देश का सम्मान बढ़ाया था, हमारा गौरव बढ़ाया था, और ये मेडल उसी की निशानी है। लेकिन जिस तरह खिलाड़ी बिना मेडल बहाए लौट आए, उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या ये सब मेडल बहाने के लिए था या फिर सरकार पर निशाना साधने के लिए? क्योंकि अब खिलाड़ी इंडिया गेट को अपने प्रदर्शन का नया ठिकाना बनाने की बात कह रहे हैं, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रवि कैंतुरा के साथ सनुज शर्मा की रिपोर्ट। तो आज से महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में ट्रायल शुरू होगा। अमर गिरी और पवन महाराज का बयान दर्ज होने वाला है। सबसे पहले खुदकुशी की पुलिस ने दोनों ने ही रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और ऐसे में सीबीआई ने जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट दाखिल की थी। 20 सितंबर 2021 को बाघंबरी मठ में मृत मिले थे नरेंद्र गिरी। नरेंद्र गिरी की मौत मामले में आनंद गिरी के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ था। तो अमर गिरी और पवन महाराज का बयान आज दर्ज होने वाला है। इन्हीं दोनों ने सबसे पहले खुदकुशी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी पुलिस में और ऐसे में सीबीआई ने जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट भी दाखिल की। और आज सुबह 11 बजे धामी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी। कई अहम फैसलों पर बैठक में मुहर लग सकती है। उद्योग और खेल समेत कई विभागों के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। तो अहम बैठक 11 बजे सचिवालय में होने वाली है। सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। तमाम अधिकारी इसमें मौजूद होंगे। कई अहम फैसलों पर यहां पर मुहर लग सकती है। ऐसे में उद्योग और खेल को लेकर साथ ही साथ कई विभागों के यहां पर प्रस्ताव पेश किए जा सकते हैं। और खबर देहरादून से, महिला अधिकारी ने ट्रांसफर रुकवाया है। शबाली गुरुंग ने तबादला आदेश बदलवा दिया। चमोली में हुए तबादले को हरिद्वार करवा दिया। मंत्री रेखा आर्य ने नाराजगी जताई है। 15 साल से देहरादून में काम कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं। प्रमोशन के बाद पहाड़ पर नहीं चढ़ी थी महिला अधिकारी। शबाली गुरुंग ने यहां पर ट्रांसफर को बदलवा दिया। चमोली में हुए तबादले को हरिद्वार करवा दिया, जिसके चलते मंत्री रेखा आर्य ने खासा नाराजगी जताई है।
पहलवानों के मेडल गंगा में विसर्जन नहीं करने और नरेश टिकैत का देने मामले में बृजभूषण सिंह ने प्रतिक्रिया दी। लखनऊ पहुंचे बृजभूषण सिंह ने कहा कि पहलवानों के कहने पर मामले में एफआईआर दर्ज हुई। पहलवान गंगा में मेडल विसर्जन करने गए थे, लेकिन राकेश टिकैत को मेडल दे दिए। उनका कार्यकाल पूरा हो गया है, अगर वो गलत पाए जाएंगे तो गिरफ्तारी भी हो जाएगी। जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा। चुनाव तो होना ही है, चुनाव का ड्यू है। हाँ। चुनाव का ड्यू है, चुनाव तो होना ही है। लेकिन जो आरोप लगा रहे लगातार डिससेटिस्फैक्शन दिखा रहे हैं, जांच जो है वो सही दिशा में आगे देखिए होता है क्या। जांच तो करने दीजिए, जांच तो होने दीजिए ना। अब तो हमारे हाथ में खेल है नहीं। पर एफआईआर हुआ है, जांच चल रही है। अब उसमें हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं। अब आज मेडल फेंकने गई थी, मेडल मतलब डालने के लिए गई थी, फिर गंगा जी में। अब गंगा जी के बजाय टिकैत को दे दी, तो ये उनका स्टैंड, हम क्या कर सकते हैं। नहीं बस हमारा एक जो कह दिया आप अड़ेंगे अपने स्टैंड। अरे किस चीज़ पर स्टैंड मेरा? आपने कहा कि आप इस्तीफा ऐसे नहीं देंगे। आप क्या? जब तक पूरी अरे हमारा तो कार्यकाल पूरा हो गया ना, हमारा तो कार्यकाल पूरा हो गया। तो गिरफ्तारी पर बात आ गई ना कि आपकी गिरफ्तारी। तो गिरफ्तारी अगर गलत पाया जाऊंगा, गिरफ्तारी हो जाएगी, क्या दिक्कत है। बस्ती में भाजपा सांसद और राष्ट्रीय मंत्री हरीश द्विवेदी ने पहलवानों के गंगा में मेडल विसर्जित करने के फैसले पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी को सम्मान करना चाहिए, मगर खिलाड़ी खाप पंचायतों का फैसला मान रहे हैं, जबकि भारत में कानून का राज है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया उसे खिलाड़ियों को मानना जरूर चाहिए और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करना चाहिए। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जांच हुई, जांच हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के हर आदमी सब जगह से हार जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर आदेश दिया और जांच कर रही है तो उस पर उनको विश्वास करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से हट करके उन्होंने कहा खाप पंचायतों के निर्णय को मानेंगे, तो हिंदुस्तान में तो भाई कानून का राज है और कानून के निर्देशों का सबको पालन करना चाहिए। हम लोग पालन कर रहे हैं, उनको इसका इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है कि यही उचित होगा कि जो जांच चल रही है, जांच के निष्कर्ष का उनको इंतजार करना चाहिए। और आज सुबह 11 बजे भाजपा दफ्तर पर बड़ी बैठक होने वाली है। हारी हुई 14 सीटों पर जीत के लिए भाजपा रणनीति बनाएगी। हारी हुई 14 लोकसभा सीटों के प्रभारी बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा सीटों की विधानसभाओं के प्रभारी भी शामिल होने वाले हैं। भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह हारी हुई सीटों पर जीत की रणनीति बनाने वाले हैं। तो सुबह 11 बजे हारी हुई 14 सीटों पर जीत के लिए भाजपा बड़ी रणनीति तय करने वाली है। 14 लोकसभा सीटें थीं जो हार गए थे, उनके प्रभारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही लोकसभा सीटों की विधानसभाओं के प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद होने वाले हैं। आपको बता दें कि भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं और इस बैठक में रणनीति तय करने वाले हैं। तो किन हारी हुई सीटों पर जीत का प्लान है वो भी आपको बता दें। मैनपुरी, रायबरेली, सहारनपुर, नगीना, बिजनौर, अमरोहा, गाजीपुर, जौनपुर, संभल, मुरादाबाद, श्रावस्ती, घोसी, लालगंज और अम्बेडकर नगर, ये वही 14 सीटें हैं जिनको लेकर आज जीत की प्लानिंग होने वाली है, रणनीति तय होने वाली है, जिसको लेकर आज 11 बजे एक अहम बैठक होने वाली है। तो किसे कौन सी सीट की जिम्मेदारी मिली वो भी आपको बता दें। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को लालगंज, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती और रायबरेली की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव सहारनपुर, नगीना, बिजनौर की जिम्मेदारी मिली है और केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जितेंद्र सिंह संभल, मुरादाबाद, मैनपुरी और अमरोहा की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को जौनपुर और गाजीपुर, घोसी की यहां पर जिम्मेदारी सौंपी गई। तो लोकसभा सीटों की विधानसभा प्रभारी भी यहां पर बैठक में शामिल होंगे। भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में इस मीटिंग पर जीत की तैयारी होने वाली। और आज पीएम मोदी महाजनसंपर्क अभियान करेंगे। राजस्थान में शाम को पीएम मोदी की रैली का आयोजन हुआ है। एक महीने में 51 महारैली का आयोजन होगा। 500 से ज्यादा सभा, 600 से ज्यादा जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 5 लाख विशिष्ट लोगों से भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मिलेगा। 2024 के लिए समर्थन और रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा और ऐसे में लोकसभा, विधानसभा, बूथ स्तर पर पार्टी के नेता इसमें शामिल होंगे। 543 लोकसभाओं को 144 क्लस्टर में बांटा गया। इसमें 8 दिन हर क्लस्टर में नेताओं की 2 टीमें मौजूद रहने वाली हैं। यूपी में सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है। 80 लोकसभा सीटों को 21 क्लस्टर में यहां पर बांटा गया।
भाजपा का महाविजय का महाअभियान। राजस्थान के अजमेर में आज शाम पीएम मोदी की रैली होने वाली है। रैली के जरिए महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत पीएम मोदी करेंगे। महाजनसंपर्क अभियान के तहत 51 महारैली होंगी और आपको बता दें कि 500 से ज्यादा सभाएं होने वाली हैं। 600 से ज्यादा जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व 5 लाख विशिष्ट लोगों से मिलेगा। विशिष्ट लोगों से संपर्क कर समर्थन मांगा जाएगा। रिपोर्ट कार्ड भी दिया जाएगा। लोकसभा विधानसभा बूथ स्तर पर पार्टी के नेता कार्यक्रम में शामिल होंगे। 543 लोकसभाओं को 144 क्लस्टर में यहां पर बांटा गया है। 8 दिन हर क्लस्टर में नेताओं की 2 टीमें मौजूद रहने वाली हैं। यूपी के सभी 80 सीटें जीतने का यहां पर लक्ष्य रखा गया है। 80 लोकसभा सीटों को 21 क्लस्टर में बांटा गया। और एक और जहां भाजपा यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है, 2019 में हारी हुई 14 सीटों पर जीत की रणनीति बना रही है, तो दूसरी ओर सपा ने भाजपा की घेराबंदी का प्लान तैयार कर लिया। इस प्लान के तहत समाजवादी पार्टी ने एक खास फॉर्मेट तैयार किया जिसमें सभी लोकसभा सीटों से जुड़ा कुछ डेटा इकट्ठा तो किया जा रहा है, जो कि लोकसभा सीट के वर्तमान सांसद से जुड़ी जानकारी पर आधारित है। ये डेटा इकट्ठा होने के बाद समाजवादी पार्टी इसके आधार पर अपनी आगे की रणनीति तैयार करने वाली है। तो घेराबंदी का जो नया प्लान है उसके बारे में भी आपको बता दें। लोकसभा सीट के वर्तमान सांसद से जुड़ी जानकारियां जुटा रही है सपा। वर्तमान सांसद के 5 प्रमुख काम और उपलब्धियां भी यहां पर जुटा रही है। वर्तमान सांसद के 5 प्रमुख वादे जो कि पूरे नहीं हुए। नए सांसद में इस संसदीय क्षेत्र की 5 प्रमुख अपेक्षाएं। पार्टी, संगठन, प्रशासन, चुनाव समीकरण से जुड़ी कोई भी सलाह। तो ये सभी जानकारी सपा जुटाने में लगी है और ऐसे में लोकसभा सीट के वर्तमान सांसद से जुड़ी भी सारी जानकारियां, सारे कामकाज, सारी उपलब्धियां, जो कुछ काम पूरे नहीं हुए, वादे पूरे नहीं हुए, इन सभी की जानकारी जुटाने में लगी। में आगे बढ़ेंगे। यूपी के कार्यवाहक डीजीपी आरके विश्वकर्मा आज रिटायर हो जाएंगे। दोपहर 12 बजे के बाद इस रात से पर्दा उठ जाएगा कि यूपी का नया डीजीपी कौन होगा। नए डीजीपी को लेकर विजय कुमार का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि आरके विश्वकर्मा के सेवा विस्तार के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है। स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार को भी कार्यवाहक डीजीपी की कुर्सी मिल सकती है और ऐसे में दूसरी ओर प्रतिनियुक्ति पर तैनात पीवी रामा शास्त्री का नाम भी चर्चा में है। सूत्रों की माने तो नए डीजीपी की तैनाती के लिए जातीय समीकरण पर सबसे ज्यादा जोर रहेगा। 2024 के चुनाव के मद्देनजर डीजीपी के चयन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में सरकार के सामने विपक्ष के लगातार हो रहे हमलों से भी बचने की चुनौती होने वाली है। तो कौन यूपी का नया डीजीपी बनेगा? डीजीपी आरके विश्वकर्मा आज रिटायर होंगे। 1 साल के कार्यवाहक डीजीपी से काम चला रही है सरकार। ऐसे में मुकुल गोयल के बाद पूर्णकालिक डीजीपी नहीं बना है। डीएस चौहान भी कार्यवाहक डीजीपी बने थे और इस बार यूपी को पूर्णकालिक डीजीपी मिलेगा। ये भी सस्पेंस बरकरार होने वाला है। यूपी के डीजीपी की रेस में कई नाम शामिल हैं। तो कौन कौन से नाम शामिल हैं ये भी आपको बता दें। पहला नाम मुकुल गोयल का, फरवरी 2024 में रिटायरमेंट हुआ था। दूसरा नाम आनंद कुमार का, 1988 बैच के आईपीएस रही हैं, अप्रैल 2024 में रिटायरमेंट हुआ था। तीसरा नाम विजय कुमार का, 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी रही हैं, जनवरी 2024 में रिटायरमेंट हुआ था। तो ये 3 अहम नाम जो कि रेस में आगे चल रहे हैं, मुकुल गोयल, आनंद कुमार और विजय कुमार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।